आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। आजम खान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जेल में ही आजम खान की ईद मनेगी। आजम की जमानत याचिका पर सरकार की नई दलील, नए तथ्य पेश करने के लिए सरकार ने कोर्ट से मोहलत मांगी है। अब आजम की याचिका पर 4 मई को अगली सुनवाई होगी। जजमेंट रिजर्व होने के बावजूद कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। जजमेंट रिजर्व होने के 5 महीने बाद हाई कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। 4 दिसंबर 2021 को जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हुई थी। हाई कोर्ट से हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उम्मीद आजम खान के समर्थकों की ओर से ये की जा रही थी और लगातार मांग भी की जा रही थी कि जेल से बाहर आजम खान को आना चाहिए, जमानत मिल जाएगी, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन, जिस तरीके से समर्थकों की ओर से लगातार ये मांग भी की जा रही थी और कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी थी, क्योंकि एक के बाद एक तमाम राजनीतिक दल आजम खान के परिवार से मुलाकात कर रहे थे, मांग कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि और इंतजार करना होगा आजम खान को। देखिए गुंजन, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आजम खान के लिए ये खबर अच्छी नहीं है। एबीपी गंगा के जो दर्शक नए जुड़े हुए हैं वो उन्हें आसानी से समझाने के लिए मैं बता देता हूं कि आजम खान के खिलाफ कुल 87 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 86 मुकदमों में उन्हें जमानत पहले से अलग अलग अदालतों से मिली हुई है। शत्रु संपत्ति का एक मामला है जिसमें वो सीतापुर जेल में बंद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो जमानत अर्जी दाखिल की गई थी पिछले साल यानी 2021 को 4 दिसंबर को इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि किसी भी वक्त फैसला अदालत का आ सकता है, क्योंकि 4.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लेकिन इसी बीच आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की जाती है जिसमें इंटरिम बेल यानी अंतरिम जमानत की मांग की जाती है और कहा यह जाता है कि जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक हमें जमानत दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट उस पूरे मामले में सुनवाई करता उससे पहले ही आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल की गई जिसमें यह कहा गया कि जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हुए 4.5 महीने का वक्त बीत गया है। इस दौरान तमाम नए तथ्य सामने आए हैं। उन तथ्यों को हम कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं ताकि कोर्ट इन तथ्यों को भी जो है जब जजमेंट आए तो इन तथ्यों को भी खाली ना करे, नजरअंदाज ना करे, ये तथ्य भी जजमेंट में शामिल हों। तो हाई कोर्ट की जो बेंच थी, जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की बेंच, उसने यूपी सरकार की इस एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया और 4 मई को फिर से सुनवाई करने का फैसला किया है। यानी 4 मई को उत्तर प्रदेश सरकार अपने तथ्य दाखिल करेगी। उसके बाद आजम खान के वकीलों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। यानी कुछ दिनों के लिए ये पूरा मामला लटक गया है और जब तक मामला लटका रहेगा, जब तक इस पूरे मामले में फैसला नहीं आता है, तब तक आजम खान को जेल में ही रहना पड़ेगा। तो उनके समर्थकों की तरफ से जो तैयारियां की गई थी कि वो ईद के मौके पर जेल से बाहर आ सकते हैं, अपने परिवार के बीच ईद का त्योहार मना सकते हैं, तो वो रास्ता अब लगभग बंद सा हो गया है। आजम खान के ईद से पहले जेल से बाहर आने की उम्मीदें पूरी तरह धूमिल पड़ गई हैं और माना यह जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये जो कानूनी दांवपेच है, इसके पीछे तमाम मोइन, अब कानूनी दांवपेच को समझते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि कोर्ट की ओर से यह आदेश दिया गया है। अब इस पूरे मामले पर 4 मई को सुनवाई होगी, देखना होगा आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में माहौल बिगाड़ने का मामला, पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी 7 आरोपियों पर एनएसए लगेगा, बाकी आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी होगी, पुलिस का यह कहना है। अयोध्या की सड़कों पर फेंके गए थे आपत्तिजनक पर्चे। महेश मिश्रा नाम के आरोपी ने इस पूरे कर्तव्य की प्लानिंग की थी और उसके बाद पुलिस ने अब 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी 7 आरोपियों पर एनएसए लगेगा, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी, बाकी आरोपियों की भी जल्द ही गिरफ्तारी होगी। अपेक्षा से पहले ही सही अपराधियों को पकड़ लिया और पूरी की पूरी घटना का अनावरण हुआ है और जितने लोग अपराधी हैं वो सारे लोग प्रकाश में आ गए हैं और 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और उसमें जो गाड़ियां इस्तेमाल हुई थी, जो सामान इस्तेमाल हुए थे, जो साजिश करता थे, वो सारे के सारे लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं और जो लोग शेष हैं उनको भी हम जल्दी ही गिरफ्तार करेंगे। और ऋषि हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। ऋषि, पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ कितने और आरोपी अभी इसमें बताए जा रहे हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्त में लेना है?
जी आपको बता दें, ये 2 दिन पूर्व का मामला है। मस्जिद के पास कुछ आपत्तिजनक चीजें लोग फेंक करके चले गए थे, जिसको लेकर के 24 घंटे में ही पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया। अभी भी 4 आरोपी जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने हालांकि साफ कहा है कि 4 जो आरोपी गिरफ्त से बाहर, उनको जल्द से जल्द पकड़ करके जेल के पीछे भेज दिया जाएगा। इस घटना को पूरी तरह से दिल्ली कांड से जोड़ा जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली में घटना हुई उसको देखते हुए इनका पूरा प्लान था कि ईद के टाइम पर जो है माहौल को बिगाड़ने का पूरा प्लान था, जिसको लेकर के अयोध्या पुलिस ने जल्द से जल्द खुलासा करके 7 आरोपियों को जेल भेज दिया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अयोध्या में माहौल बिगाड़ने के पूरे मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ और आरोपी बताए जा रहे हैं जिन्हें अभी पुलिस को गिरफ्तार करना है। सभी 7 आरोपियों पर एनएसए लगेगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक एक्सक्लूसिव तस्वीर। चमोली में पहाड़ खिसकने की तस्वीरें एबीपी गंगा के कैमरे में कैद हुई है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की है, जहां हाईवे पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया, जिसकी वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बलडोदा के पास बंद हो गया। अब ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो एबीपी गंगा के कैमरे में कैद हो गई है। देखिए किस तरीके से भरभरा कर यहां पर पहाड़ खिसकने की तस्वीरों को आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है पहाड़ खिसकने की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बलडोदा के पास बंद हो गया है। इसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी जाहिर सी बात है होगी। देखिए लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीर चमोली से हम आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की ये तस्वीर है जहां हाईवे पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया है। गनीमत ये रही है कि इस दौरान यहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बलडोदा के पास ये पूरा जो इलाका है बहरहाल बंद हो गया है। वहीं बलिया के बांसडीह से विधायक केतकी सिंह ने तहसीलदार और मजिस्ट्रेट को जमकर गाली और धमकी दी। दरअसल विधायक केतकी सिंह ने एक घर के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई रोकने के लिए कहा था, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंच गई, जिस पर केतकी सिंह आग बबूला हो गई और उन्होंने तहसील ऑफिस पहुंचकर जमकर तहसीलदार की क्लास लगा दी। उस कुर्सी का मान सम्मान देकर आपसे बात कर रही हूँ। मैंने आपको एक छोटी सी बात कही, आपने उसका सम्मान क्यों नहीं रखा? सम्मान ये रखा क्या बुलडोजर लेकर चले गए? ये सम्मान रखनी है। अगर ये सम्मान तो फिर यही सम्मान तो मेरे लोग भी आपको लौटाएंगे। फिर इसी भाषा में, क्योंकि आपके पास था बुलडोजर की ताकत आप लेकर चले आए, हमारे पास तो की ताकत। तो ये आप ये बताइए कि घर गिरा देते तभी, तब तो फिर पूछना ही नहीं, तब तो मैं खुद ही आग लगा देती पूरे तहसील में। तो पूरा आपने उस पर बुलडोजर चला दिया और अभी भी आपने मेरा सम्मान रखा है। मैंने सुने आप पूरा घर धसा देते, उससे मतलब नहीं है। एक बार जब विधायक जी बोल दी कि आज रुकिए तो तहसील को रोकना पड़ेगा, तो आग लगा देंगे हम तहसील में। क्या समझते हैं आप? बुलाइए इसको। विधायक में क्या समझते हैं आप? अभी आज की कहानी और क्या समझते हैं विधायक का मतलब? अभी रुका है इतना सीखने के लिए। तो तहसील में आग लगे आने की किस तरीके से धमकी दी जा रही थी ये आपने सुना, और धमकी देने के इस वीडियो पर विधायक की सफाई भी सामने आ चुकी है। बिना नोटिस के पहुंचे थे कार्रवाई के लिए, केतकी सिंह का ये कहना है। बिना नोटिस के बाद बुलडोजर चला दिया गया। केतकी सिंह ने यह सफाई देते हुए कहा है बिना उचित कारण के गरीब के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। ये सफाई केतकी सिंह ने दी है। कुछ फरियादी मेरे पास सुबह आए और उन्होंने ये बताया कि हमारे परदादा ने बिना जानकारी के, बिना एक सौर की ज़मीन होती है, हर गांव में अमूमन होती है। वो ज़मीन ऐसी होती है जहां बच्चों को पहले पुराने ज़माने में लोग महिलाएं पैदा करती थी, तो वो ज़मीन उसके लिए बुक हो जाती है। तो उनके परदादा ने जानकारी के अभाव में वहाँ पे एक मकान बना लिया। अब जो है, जब सारी जानकारियाँ हो रही हैं, सरकार हमारी बहुत एक्टिव है हर सरकारी ज़मीन के लिए, तो ये पता चला कि उनका वहाँ मकान बना हुआ है। वो बेचारे उनका बंदर कूद गया तो वो छप्पर टूट गया था, तो वो अपनी छप्पर ढा रहे थे। तो बिना किसी नोटिस के वहाँ पे कुछ अधिकारी पहुँच गए बुलडोज़र लेकर और उसके घर को बुलडोज़र चला दिया, उसके घर के ऊपर, जिसमें कुछ उसका हिस्सा टूट गया।
और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का साफ ये कहना है कि किसी भी गरीब के घर पर या उसके किसी रोजी रोटी पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं जब तक आपके पास कोई उचित कारण ना हो। उचित कारण भी हो तो भी आप गरीब के घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते। बस यही मामला। तो आपने सुनी किस तरीके से केतकी सिंह ने यहां पर अपनी सफाई दी है। अब तहसीलदार को धमकाने के मामले में सीएम ने भी संज्ञान ले लिया है। केतकी सिंह को हिदायत दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है। सरकारी कामकाज में बाधा डालने के मामले को गंभीरता से लेंगे। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मंत्री दयाशंकर सिंह विकास भवन बलिया में इस बारे में बयान देंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान दिया है। तहसीलदार को जिस तरीके से धमकाया गया उसके बाद सफाई दी गई और अब इस पूरे मामले पर खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है केतकी सिंह को हिदायत दी जाएगी। सरकारी कामकाज में बाधा डालने के मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है, किस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा। बहरहाल सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है। केतकी सिंह को हिदायत दी जाएगी। सरकारी कामकाज में बाधा डालने के मामले को गंभीरता से लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज ठाकरे ने योगी सरकार को बधाई दी है। राज ठाकरे ने धार्मिक स्थलों से विशेषकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर योगी सरकार को बधाई दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने योगी सरकार को बधाई दी है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई और निर्देश दिए लाउडस्पीकर को हटाने के, बहुत सारी जगहों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं और आखिरी तारीख उसकी 30 तारीख तय की गई है। तब तक सारे लाउडस्पीकर को हटाना होगा। जो लाउडस्पीकर नहीं भी हटे हैं उसकी आवाज को कम कर दिया गया है, जिसको लेकर राज ठाकरे ने योगी सरकार को बधाई दी है। और राज ठाकरे ने पूरा एक पत्र लिखा है। क्या लिखा है जल्दी से आपको बताते हैं। मैं योगी सरकार को तहे दिल से बधाई देता हूं और उनके प्रति कृतज्ञ हूं कि उन्होंने धार्मिक स्थलों में विशेषकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटवाया। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में हमारे पास कोई योगी नहीं है, हमारे पास सिर्फ भोगी हैं। ये बात राज ठाकरे ने कही है और तहे दिल से बधाई दी है योगी सरकार को। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर दिल्ली में मंथन जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की अगुवाई में बैठक हो रही है। बैठक में यूपी कांग्रेस के कई नेता मौजूद हैं। दिल्ली में कांग्रेस वॉर रूम में यूपी को लेकर मंथन लगातार जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कमेटी बनाई है। हार की समीक्षा के लिए जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। हार की वजहों और समस्या समाधान पर कमेटी रिपोर्ट देगी। संगठन में संभावित बदलाव के बारे में सुझाव भी कमेटी देगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली में कांग्रेस वॉर रूम में यूपी को लेकर मंथन लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं। मायावती ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो एक बार फिर यूपी के सीएम और आगे चलकर देश के पीएम बनना चाहती हैं, लेकिन राष्ट्रपति का पद उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने सपा पर आरोप लगाया कि वो अफवाह फैला रहे हैं। बता दें कि एक दिन पहले ही अखिलेश ने कहा था कि बसपा ने विधानसभा चुनाव में अपना वोट भाजपा को दे दिया था। अब देखना है कि भाजपा उन्हें राष्ट्रपति बनाती है या नहीं। मैं अपनी जिंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। अब सपा मुखिया को ये एहसास हो चुका है सपा कभी भी यहाँ सत्ता में आसीन हो सकती है, इसलिए अब वो विदेश भागने के भी फिराक में है। मैं देश का राष्ट्रपति बनकर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का सीएम व देश का पीएम बनकर ही कर सकती हूँ। इसलिए सपा के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में मुझे ज़बरदस्ती राष्ट्रपति बनाने का जो सपना देख रहे हैं तो उसे इनको भूल जाना चाहिए। इस बार यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सपा व बीजेपी ने अंदर अंदर मिलकर
इस चुनाव को पूरे तौर से हिंदू मुस्लिम रंग दिया है। आइए अखिलेश यादव ने मायावती के बारे में क्या कहा था, आज उसका जवाब क्या मिला, वो भी आपको सुनवा। ये कुछ नहीं पता है, ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये कुछ नहीं पता है। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ये किस्म किस्म की अफवाहें फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि अब तो इनको अपनी बचकानी व घिनौनी राजनीति बंद करनी चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद पर अखिलेश और मायावती के बीच घमासान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा के लोगों को यूपी की जनता ने नकार दिया है। ये नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ये सब राजनीतिक बयानबाजी है, सब अपने अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं शिवपाल यादव के अखिलेश के बयान पर उन्होंने कहा कि वो भाजपा के अध्यक्ष नहीं जो उनकी सलाह लेंगे। पहले अखिलेश यादव ने कहा कि बीएसपी ने अपना वोट बैंक बीजेपी को शिफ्ट कराया, अब इंतजार है कि कब मायावती को बीजेपी राष्ट्रपति बनाएगी। आज मायावती ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनना है। इस पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं। केशव जी, अखिलेश यादव ने कहा कि बीएसपी ने अपना वोट बैंक बीजेपी को शिफ्ट कराया, अब उनको राष्ट्रपति बीजेपी बनाए। आज मायावती ने उसका जवाब दिया, कहा कि उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनना है। देखिए, यद्यपि ये सपा का बयान और बसपा का रिएक्शन है, उसमें भाजपा की ओर से कुछ कहा जाए वह बहुत उचित तो नहीं लगता है, लेकिन यह जरूर मैं कहूँगा कि समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी, इसको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। जिन नेताओं को उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं है, उनको मुख्यमंत्री के अलावा और कोई स्वप्न अगर दिखाई दे रहा है तो मैं समझता हूं कि वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो सकते हैं। मेरी ओर से इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अभी आने वाले कम से कम 25 साल तक देश और प्रदेश में शासन करेगी और देश और प्रदेश की भलाई के लिए करेगी, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए करेगी। सामाजिक समरसता का एक आदर्श उदाहरण यह दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गरीब कल्याण का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जहां हम देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, वहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में हम लोगों ने प्रदेश में भी एक रिकॉर्ड अलग अलग क्षेत्र में बनाने का काम किया है। तो यह सब तो राजनीतिक बयानबाजी हैं कि भतीजा कुछ कहेगा तो बुआ कुछ कहेंगी, चाचा कुछ कहेंगे तो भतीजा कुछ कहेगा, तो ये चलता रहेगा। आपने चाचा की बात की, अखिलेश यादव ने कल ये कहा कि बीजेपी को अगर लेना है चाचा को तो जल्दी ले ले। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं कि वो हमको सलाह देंगे। भारतीय जनता पार्टी जानती है किसको लेना है किसको नहीं लेना है। आपने सुना क्या कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बीजेपी के सलाहकार नहीं है, उन्हें जो कुछ करना है वो अपनी पार्टी के भीतर देखे, वहाँ पर जिस तरह की स्थिति उसे ठीक करे, और बीजेपी को क्या निर्णय लेना है ये पार्टी के तमाम वरिष्ठ लोग तय करेंगे। कैमरा हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ।